हम ही वो लोग थे जिन्होंने इस देश के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा में उन्होंने अपनी फौज बनाई थी, तो सबसे पहला चंदा देने वाला मुसलमान था, जिसने 1,25,00,000 रुपया उस जमाने में दिया था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी फौज को मेरी तरफ से ये डोनेशन है। हम ही थे वो। कौन सी गलती किया हमने, रोजाना हमारे ऊपर इस तरह की वार किया जा रहा है। अरे हम ही थे वो। जब चाइना से जंग हो रही थी, मुझे याद है कि मैं आजमगढ़ में छोटा सा था, आजमगढ़ में पुल के पास एक साधु बाबा की मंदिर थी, और साधु बाबा बेचारे उस पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, उनका एक पैर लूला था, और हम लोग उनके साथ उनकी साइकिल के पीछे गलियों में भागते थे कि चंदा दो, भारतवर्ष की चाइना से लड़ाई हो रही है। मैं छोटा सा था, याद है मुझे। लेकिन हमने पढ़ा उसी वक्त हैदराबाद से उस्मान अली साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि मेरी तरफ से इस देश को 6 टन सोना, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला उस्मान मुसलमान था, जिसने भारतवर्ष को चाइना की लड़ाई के लिए मदद किया था, वो हम ही थे। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया, तो वो जो आज अपने आप को ये लोग इस देश का बहुत बड़ा समर्थक समझते हैं, उन लोगों ने जेल से चिट्ठी लिखा कि हमें छोड़ दो, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का मटिया मेल कर देंगे। आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम ही थे कि मुंबई में रहने वाला मेमन बिरादरी, देश में रहने वाले मुसलमान जिनके पास उस वक्त सनलाइट साबुन की एजेंसी, लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, मैनचेस्टर के कपड़े, मुगल लाइन के जहाज, बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसियां, बर्मिंघम के कागज की एजेंसियां मुसलमानों के पास थीं। लेकिन जैसे गांधी जी ने ऐलान किया कि हमें देश में स्वदेशी आंदोलन चलाना है, विदेशी कंपनियों को बंद करना है, मुसलमानों ने एक एक कंपनियों को उसी वक्त उठा के एजेंसियां वापस कर दिया, और वो दिन है आज का दिन है, मुसलमान गरीबी के नीचे आ गया। लेकिन आज क्या हमारे साथ हो रहा है? आज देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को अपनाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग। देश का जीडीपी नीचे हो गया। कुछ लोग, अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, चपरासी की नौकरी थी, चपरासी की, बीए पढ़ा लिखा आदमी, एमए पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड, लाइन में खड़ा है। क्यों? कि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं चपरासी की नौकरी करना चाहता हूं। 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर नौकरी छीनी गई है तो इस सरकार में छीनी गई है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, आज ये गांधी जी कातिल की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। गांधी जी ने कहा था हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि ये इस देश में हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं शायद हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। मैं गुजरात में जब दंगे हुए थे, मैं गया था। नेताजी, उस वक्त अमर सिंह जी थे, देवगौड़ा साहब थे। हम लोग जब गए थे गुजरात में, तो उस वक्त नेताजी को जाने नहीं दे रहे थे गुजरात में, अहमदाबाद शहर के अंदर। तो नेताजी ने कहा कमिश्नर से, मैं 3 बात बोलता हूं तुमको, या तो मुझे गोली मार दो, या तो मुझे जाने दो, या तो मुझे जेल भेज दो, और 15 मिनट देता हूं। 15 मिनट में अगर तुमने नई बात सुना ना, तो मैं यहां से उठूंगा, चला जाऊंगा, मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। जब 15 मिनट हो गया, कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा, तो बिना सिक्योरिटी के हम लोग निकल गए। तो भाग्य कमिश्नर आया। हमने गुजरात के हालात देखे हैं। बिल्किस बानो जो गांव में रहती थी, उसका बलात्कार किया गया, उसके तमाम घर वालों को मार दिया गया, एक भी घर वाला जिंदा नहीं था। वो औरत कपड़े के नंगी भागती रही, और एक औरत मिली, उसको एक लहंगा दिया पहनने के लिए। उसने जाके शिकायत किया, कंप्लेन किया, लेकिन गुजरात की कोर्ट ने कहा कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा, इसको महाराष्ट्र भेज दो।
महाराष्ट्र में मुकदमा चला, उस केस को चलने के बाद सजाएं हुई, उम्र कैद हुई, लेकिन गुजरात सरकार ने उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। बरी करने के बाद कहते हैं कि ब्राह्मण लोग हैं, ये बहुत ही इनका जो है जेल के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ देश में आज जो है रेप के ऊपर, मर्डर के ऊपर नए नए कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन अगर गुजरात में कोई आदमी मर्डर में और रेप में पकड़ा जाएगा, उसे जेल की सलाखों से बाहर छोड़ दिया जाएगा। यह हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारा रिजर्वेशन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि एयर इंडिया बिक गई। एयर इंडिया में मुसलमान 1% काम करता है, 99% मेरे मुल्क के दूसरे भाई काम करते हैं। और अब याद रखिए कि अब जो नई नौकरियां आएंगी ना, वो रिजर्वेशन से नहीं आएंगी, और जिनका रिजर्वेशन है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम मिलेगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ेगा, तनख्वाह कम हो जाएगी। और पता नहीं क्यों लोग सोए हुए हैं देश के लोग। डायरेक्ट आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बैकडोर से आरक्षण खत्म हो रहा है। रेलवे बिक गया। अभी रेलवे की मैं बात कर रहा था यहां किसी से, स्टेशनों पे बीए पढ़े हुए लोग, रेलवे के ऑफिसेज में बीए पढ़े हुए लोग, टाइपिस्ट अच्छे, ये सब जो है ना, इन लोगों को 8,000 रुपए की नौकरी में काम किया जा रहा है। 8,000 रुपए की, सिर्फ 8,000 रुपए में लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बिक गया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया बिक गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया बिक गया, पवन हंस बिक गया, VRR कंपनी बिक गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गया, सीमेंट कारपोरेशन बिक गया, इंडियन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बिक गई, एलम स्टील बिक गई। इस तरह से सैकड़ों और हजारों कंपनियां बेची जा रही हैं, और देश का बिल्कुल देश में नौकरियां खत्म हो रही हैं, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। आइए आज हम संकल्प करें। मैं 95 से समाजवादी पार्टी में काम करता हूं, और मुझे मालूम है कि मैं कभी सत्ता में महाराष्ट्र में नहीं आऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरा ये संकल्प है तुम्हारे सामने, मैं कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आऊं, क्या हुआ, लेकिन मैं इस समाजवादी पार्टी के झंडे को आसमान की ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता हूं। मुझे सत्ता की लालच नहीं है। मेरे साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी जब तक जिंदा रहूंगा, मर्द की बात है कि एक ही पार्टी में रहूंगा या राजनीति नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने वादे किए यहां पर, बहुत सारी बड़ी बातें की, लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं दोस्तों, धोखा देने वाले आदमी से दूर रहो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, टिकट नहीं मिला ना तो मुर्दाबाद, टिकट मिल गया तो जिंदाबाद। अगर ये हमने बंद कर दिया, और हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए अगर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी की चमचागिरी नहीं, किसी को मस्का लगाने के लिए नहीं, मैं पूरे देश की तमाम पार्टियों को देखने के बाद कहता हूं कि अगर इस देश में कोई सेकुलर पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और अखिलेश यादव सेकुलर है। ये पक्की बात है, लेकिन हमें ऐलान जंग करना पड़ेगा। हम लोग 2022 में जीत के करीब पहुंच गए थे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 बोलते हुए जाते हैं, जब पाला पकड़ने का टाइम रहता है, 1 इंच बाकी रहता है तो कोई सांस टूट जाती है, कोई खींच लेता है, तो बड़ा अफसोस होता है, यार क्या करें यार। हमने लिया 3 लाख वोट, और एक आदमी ने 300 वोट लेके मुझे हरा दिया 300 वोट से, और हमारा ही आदमी है। अखिलेश भाई, आस्तीन के सांपों से परहेज करना पड़ेगा अपने को। जो लोग मस्का लगाते हैं, चमचागिरी करते हैं, उनको दूर रखना पड़ेगा अपने को, और अपने को ऐसे वर्कर बनाने पड़ेंगे जो बिल्कुल कमिटेड हो। आंधी या तूफान आए, नेताजी की तरह से, जिस तरह नेताजी बड़ी बड़ी आंधियों का रुख मोड़ दिया करते थे, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए समाजवादी पार्टी का। आज दोस्तों कहते हैं, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं देखता था ना, अब एक फिल्म थी शोले, तो शोले में मां कहती थी, बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
बच्चा तू सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज कहते हैं अगर ज्यादा बोला ना तो ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगी।